हाय हेलो स्टूडेंट, आज हमने करना एक नया टॉपिक जो है लॉ ऑफ डिमांड, जो कि इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिमांड क्या है, डिमांड फंक्शन क्या है, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। आज जो करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड आपका क्वेश्चन एक पेपर में आ सकता है। वैसे भी आपको ज़रूरी है लॉ ऑफ डिमांड जानना, क्योंकि उसके बाद आपको लॉ ऑफ सप्लाई भी करना है। तो लॉ ऑफ डिमांड है क्या? लॉ ऑफ डिमांड में बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि जब भी आपका प्राइस इंक्रीज होता है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड आपकी जो डिमांड है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड है, वो डिक्रीज हो जाती है। लॉ ऑफ डिमांड में एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, हम देख रहे हैं प्राइस का और डिमांड का रिलेशनशिप, राइट। फिर क्या होता है, अगर प्राइस आपका डिक्रीज हो रहा था, जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है उस वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि जो रिलेशनशिप है वो है नेगेटिव। किसमें? देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, राइट, डिमांड एंड प्राइस। तो बेसिकली हम लॉ ऑफ डिमांड में क्या बता रहा है, लॉ ऑफ डिमांड आपको बताता है कि आपका जो रिलेशनशिप है किन्हीं भी दो चीज़ों का, वो आपका पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपका प्राइस बढ़ेगा तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस होगी, और जबकि आपकी प्राइस रिड्यूस होगा तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप बिल्कुल शॉर्ट में करते हो तो आपके लिए क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन प्राइस इंक्रीजेज क्वांटिटी डिमांडेड विल बी डिक्रीजेज, एंड वाइस वर्सा व्हेन प्राइस विल डिक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड विल बी इंक्रीज। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, राइट, इसकी कुछ अजम्पशंस भी हैं। तो पहले हम कर लेते हैं इसकी क्या क्या मेन फीचर्स हैं, राइट। तो लॉ ऑफ अदर थिंग बी इक्वल, सिर्फ इसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड में हम रिलेशनशिप किसका देख रहे हैं, प्राइस और डिमांड का ओनली, राइट। तो बाकी जो चीजें हैं वो आपकी क्या है इसमें, वो आपकी सारी की सारी कांस्टेंट रहने वाली हैं, राइट। अभी जो एक और टॉपिक है वो आपका व्हाट आर द फीचर, यू कैन से व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसकी फीचर्स क्या हैं, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। फीचर्स लगा लो, कैरेक्टरिस्टिक्स लगा लो कि मेन फीचर क्या है लॉ ऑफ डिमांड की। तो पहली फीचर होती है, जैसे मैंने अभी बताया, नेगेटिव रिलेशनशिप, या फिर आप बोल सकते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। किसके बीच में? अभी वो भी मैंने आपको बताया था, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, पी फॉर प्राइस, डी फॉर क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमेशा जब भी आप लॉ ऑफ डिमांड करते हो, ये आपका क्वालिटेटिव फिनोमिना है। और एक और ध्यान में रखना है, दिस इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्यों है? क्योंकि ये क्वांटिटी नहीं बता रहा, आपको क्वालिटी बता रही है रिलेशनशिप की। या तो वो रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है या वो रिलेशनशिप नेगेटिव होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ये है। सेकंड इसकी क्या फीचर रहती है, जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे प्राइस इज इंडिपेंडेंट, राइट। जो आपका प्राइस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और जो आपका डिमांड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिमांड किसके ऊपर है? आपका डिपेंड करेगा प्राइस के ऊपर, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल आपने कई बार क्या उसमें जो आप कोरिलेशन करते हो, कोरिलेशन में भी पढ़ते हो ये चीज। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपका प्राइस है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेयर एज जो आपका डिमांड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि आपकी डिमांड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? प्राइस के ऊपर। यानी कि हम यहाँ रिलेशनशिप जब चेक कर रहे हैं तो हम डिमांड के ऊपर प्राइस का क्या इंपैक्ट पड़ा वो चेक कर रहे हैं। यानी कि वन साइडेड है, हम ये नहीं देख रहे कि प्राइस का आपकी डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, प्राइस का क्या पड़ रहा है ये चेक कर रहे हैं, लेकिन हम डिमांड का क्या पड़ेगा वो चेक इसमें नहीं कर रहे हैं। यानी कि वन साइडेड है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि आपका प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हम उसमें ये देख रहे हैं, ठीक है। डिमांड बढ़ाने से प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, और यही इसकी ड्रॉबैक हो जाती है। यानी कि प्राइस का इंपैक्ट देखते हैं, यानी कि प्राइस आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो किसके ऊपर, यानी कि प्राइस आपका कोज है, कोज को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और वो इफेक्ट किसके ऊपर डाल रहा है? डिमांड। डिमांड आपका क्या है, जिसके ऊपर इंपैक्ट पड़ा, राइट। तो जो भी आपका कोज होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं IDV, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो इंपैक्ट होता है वो आपका हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये आपको
कोरिलेशन और रिग्रेशन में भी ये चीजें आपको काम आएंगी। ठीक है, तो आप समझ गए हो कि कॉज क्या है, प्राइस है, जबकि डिमांड आपका इम्पैक्ट है। ठीक है, तो ये दो इसकी फीचर है। नेक्स्ट फीचर क्या है इसकी, ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट मैंने जो पहले आपको ऊपर ही लिख दिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब हमने लॉ ऑफ डिमांड कर लिया है तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों करें। तो थर्ड फीचर क्या होगी, क्वालिटेटिव। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है वो एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक क्वालिटी देख रहे हैं रिलेशनशिप की, या तो आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा दो वेरिएबल के बीच में, या फिर आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो नेगेटिव में आप क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगी, और पॉजिटिव में उनका रिलेशनशिप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। यानी कि दोनों साथ साथ, पॉजिटिव का मतलब है बढ़ रहे हैं तो दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिव हो गया। घट रहे हैं तो दोनों साथ साथ घट रहे हैं, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज है वो साइमल्टेनियसली है, दोनों चीजें साथ साथ इंक्रीज कर रही हैं, दोनों चीजें साथ साथ बढ़ रही है, ये आपका पॉजिटिव होगा। नेगेटिव में आपका अगर एक चीज इंक्रीज कर रही है तो डेफिनेटली सेकंड विल बी डिक्रीज, अगर एक डिक्रीज कर रही है तो डेफिनेटली अदर विल बी इंक्रीज। बड़ा सिंपल सा फंडा है ये आपका लॉ ऑफ डिमांड में, ये चलता है आपका इनवर्स रिलेशनशिप। और जो ये पॉजिटिव करोगे आप, लॉ ऑफ सप्लाई में पॉजिटिव चलता है, क्योंकि डिमांड जो है वो कंज्यूमर की साइड से होती है। कंज्यूमर हमेशा क्या करता है, जब भी प्राइस कम होगा वो डिमांड ज्यादा करेगा, और जब भी प्राइस ज्यादा होगा वो डिमांड कम कर लेगा, राइट। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा कि ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होती है। और जो फोर्थ है, लास्ट है, जब भी आप लॉ ऑफ डिमांड करते हो तो उसमें जो भी आपकी अदर थिंग्स है वो क्या होती हैं, आप उसको सेम रहेंगी, यानी कि कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ और सिर्फ, और यू कैन से रिमेन अनचेंज्ड, कांस्टेंट और अनचेंज्ड, यानी कि उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। अदर थिंग्स क्या है, जैसे आपकी इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा, आपके टेस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी कि जब भी आप लॉ ऑफ डिमांड कर रहे हो, वी आर ऑब्जर्विंग ओनली द चेंज इन प्राइस, राइट, एंड चेंज इन डिमांड ड्यू टू दैट चेंज इन प्राइस। यानी कि आपके प्राइस में चेंज होने पर, यानी कि चेंज इन प्राइस क्या इम्पैक्ट डाल रहा है आपकी डिमांड पे, क्वांटिटी डिमांडेड पे, हम सिर्फ ये चेक करते हैं। तो ये आपकी चार फीचर हो गई हैं। जो पहली फीचर थी इनवर्स रिलेशनशिप, दूसरी प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है, तीसरा क्वालिटेटिव, और चौथा अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। सो इट्स अबाउट फीचर। हाँ जी, लॉ ऑफ डिमांड में अभी तक हमने कर लिया, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, फीचर कर लिया। अब अजम्पशन देखिए, अजम्पशन क्या है आपकी कि सबसे पहला ये अजम्पशन है कि नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंस, यानी कि कंज्यूमर की उसमें टेस्ट में, हैबिट में और प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होने वाला। दूसरा है नो चेंज इन इनकम, उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं होने वाला। तीसरा है नो चेंज इन पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन जितनी है वो उतनी ही रहने वाली है, ना बढ़ने वाली है ना घटने वाली है। देयर विल बी नो इंक्रीज इन पॉपुलेशन और नो डिक्रीज इन पॉपुलेशन, मीन्स चेंज होना ही नहीं है। फिर उसके बाद है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि जो हम गुड ले रहे हैं, सपोज हमने कोई चाय का देख रहे हैं हम लॉ ऑफ डिमांड में, तो चाय के प्राइस के अलावा बाकी सारी चीजों में कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है, इसका मतलब है कि यानी कि जो कंज्यूमर है उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ेगा घटेगा, वो कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। और उसका नेक्स्ट है नो चेंज इन टैक्सेशन, यहाँ पे आप जितने मर्जी अजम्पशंस बना सकते हो, और आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि अजम्पशन याद कैसे करनी है आपने। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में सिखाया था कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड फंक्शन लिख लीजिए आप, और डिमांड फंक्शन में जितने आप फैक्टर डाल सकते हो वो सारे के सारे बाद में आप अजम्पशन बना सकते हो। मैं क्विक आपको फटाफट से बता रही हूँ फिर से डिमांड फंक्शन करके 1 मिनट में। देखिए, जब आप डिमांड ऑफ मतलब एक्स की फंक्शन का करते हो, डिमांड फंक्शन लिखते हो, तो क्या करते हो, डिमांड ऑफ एक्स इज फंक्शन ऑफ, देखो प्राइस ऑफ एक्स लिखा था हमने, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स लिखा था, इनकम लिखा था, टेस्ट लिखा था, प्रेफरेंस लिखा था, इस टी से हम टैक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के लिए ये मैंने लिख दिया, यानी कि n नंबर ऑफ आपके वेरिएबल हो सकते हैं। अब देखिए, जो डिमांड लॉ ऑफ डिमांड है वो सिर्फ इन दो का रिलेशनशिप है, यानी कि उस प्रोडक्ट के प्राइस का उसके डिमांड का, यानी कि डिमांड और प्राइस का, इन दो का।
ये बाकी जो है वो सारे के सारे रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये सारे के सारे आपके कांस्टेंट रहने चाहिए, और जितने भी कांस्टेंट है वो ही सारे आपकी अजम्पशन बन जाएगी, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स नो चेंज, यानी कि आप सब में नो चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स, रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नो चेंज इन टेस्ट, नो चेंज इन प्रेफरेंस, नो चेंज इन टैक्स, नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे आप जो मर्जी, मतलब जितने मर्जी आप लिख सकते हो, फैशन लिख लीजिए, ठीक है, और उसका जो भी मतलब बन सकते हैं। जब भी मान लो आप अपने आप को, जब भी डिमांड की बात करते हो, आप अपने आप को कंज्यूमर मान लिया आपने, ठीक है, कंज्यूमर ही डिमांड कर रहा है, और एज ए कंज्यूमर जब भी आप कोई चीज प्रोडक्ट करते हो, जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, जो भी आपको फैक्टर नजर आते हैं, फैशन है, स्टाइल है, ट्रेंड है, या फिर डिफरेंट वेबसाइट पे कंपैरिजन है, एवरीथिंग, सिर्फ प्राइस को छोड़ के लो ऑफ डिमांड में ये दो चीजें आपको चाहिए, बाकी सारी आपकी कांस्टेंट होती है, और जो भी कांस्टेंट होती है वो आपकी अजम्पशंस बन जाती हैं। तो आप इस तरह से कॉन्सेप्ट समझिए, और शॉर्ट में पहले आप डिमांड फंक्शन लिखिए, फिर ये सारी की सारी आपकी अजम्पशंस हो जाती हैं लो ऑफ डिमांड की। आई होप आपको ये ट्रिक बड़ी अच्छी लगी होगी, बहुत ही बढ़िया लगी होगी, क्योंकि सच में ही बहुत काम करती है। आपको एक डिमांड फंक्शन लर्न करना होता है, एंड यू कैन राइट एन नंबर ऑफ अजम्पशन वेरी इजीली। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपने क्या करना है, एक रफ पेज पे उठा के डिमांड फंक्शन लिखना है और फटाफट से इनको फिर एक्सप्लेन करना। देयर इज नो चेंज इन price related price of related goods, there is no change in income of the consumer, there is no change in taste, there is no change in preference। आप थोड़े लैंग्वेज बदल के ले सकते हो, टैक्स रेट विल बी रिमेन सेम, कांस्टेंट, इस तरह से। तो इस तरह से आई होप आपको ये समझ में आ गया। ओके, अभी एक छोटा सा टॉपिक और है लो ऑफ डिमांड में, जो कि एक्सेप्शंस टू लो ऑफ डिमांड, यानी कि कहाँ पे जो आपका लो ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती हैं जहाँ पे आपका लो ऑफ जो डिमांड है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे पहला है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और प्रेस्टीजियस गुड, और कई बार इसको स्नोब इफेक्ट भी बोल देते हैं, राइट। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने सुना होगा कि कई लोग आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन ले आते हैं, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जो रेयरली मिलता है और जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी डिमांड तभी ज़्यादा होगी जब उसका प्राइस ज़्यादा होगी, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो ऐसा किन केसेस में होगा, जो आपका आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन होगा और प्रेस्टीजियस गुड्स होता है, क्योंकि इनका मेन मकसद क्या होता है कि शो ऑफ करना, कि दिखाना यस हमारे पास ये चीज़ है, और उसकी डिमांड तभी ज़्यादा होगी जब उसका प्राइस हाई होगा। तो यहाँ पे आपका लो ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा आता है गिफन गुड्स। गिफन क्या है, गिफन एक ऑथर का नेम है, उनका पूरा नेम है सर रॉबर्ट गिफन। इन्होंने कंसेप्ट दिया था गिफन गुड्स का। और गिफन गुड्स कौन सी होती है, जो इन्फीरियर क्वालिटी की गुड्स होती हैं, तो उन पे भी ये आपका लो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इन्फीरियर क्वालिटी की गुड्स के केस में क्या होता है, जब उनका प्राइस कम होता है तो उनकी डिमांड भी कम हो जाती है, और जब उनका प्राइस ज़्यादा होता है तो उनकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका मोटा अनाज, जिसमें आपका ये एग्जाम्पल रहेगा, लाइक ज्वार, बाजरा, ये आपका इसमें एग्जाम्पल रहेगा। तीसरा जो है केस जहाँ पे आपका लो ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा, वो होगा फ्यूचर चेंज और एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस। अगर फ्यूचर में प्राइसेस और बढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो आप डिमांड फिर भी आज इंक्रीज कर दोगे, क्योंकि क्या पता है फ्यूचर में और प्राइस बढ़ जाएंगे तो आपको और महंगी मिलेगी, तो आप आज ही उसको ज़्यादा प्राइस पे उसकी डिमांड ज़्यादा कर दोगे। ऐसे ही फ्यूचर में किसी चीज़ के प्राइस और कम होने वाले हैं, तब भी आप उसकी डिमांड कम ही रखोगे, क्योंकि आपको पता है आगे फिर चल के आपके और प्राइस कम होने वाले हैं, तब आप डिमांड बढ़ा लोगे, ठीक है। तो ये हो गया। चौथा जो है एक्सेप्शन है वो है कंज्यूमर इल्यूजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कई बार आपका कंज्यूमर इग्नोरेंस, अवॉइडेंस। इल्यूजन क्या है, कंज्यूमर को क्या लगता है, हमारे यहाँ बेसिकली हर कंज्यूमर क्या सोचता है, अगर आप किसी चीज़ का प्राइस लो है तो उसकी क्वालिटी भी लो है, तो ये बड़ा इम्पैक्ट डालता है। लेकिन आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू और नई टेक्निक के थ्रू क्या करती है, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके उसका प्राइस कम करती है। तो इसका मतलब ये कभी नहीं होगा, आपके लिए भी है ये, कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर प्राइस कम है तो इसका मतलब ये है कि उसकी क्वालिटी कम ही होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्राइस को कम किया जा सकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू, राइट। और कई बार कहते हैं इग्नोरेंस, इग्नोर कर देता है कंज्यूमर, क्या ज़रूरत है मुझे इधर उधर जाने की, प्राइस का पता करने की, तो कई बार वो उसको इग्नोर कर देता है कि प्राइस कम ज़्यादा क्या है, तो वो चीज़ें खरीद लेता है।
पांचवा है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। देखिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी होते हैं, वो हमने लेने ही लेने होते हैं। जैसे सोल्ट, उसका प्राइस बढ़ेगा तब भी आप उतना ही इनटेक करोगे। ये तो है नहीं कि अगर प्राइस कम हो गया तो आप नमक डबल खाना शुरू कर दोगे, या फिर प्राइस ज़्यादा होगा तो आप उसको खाना छोड़ दोगे। तो कुछ नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होती है, वहाँ पे आपका ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। देन चेंज इन क्वालिटी। अब अगर एक कंपनी ये आपको दावा कर रही है कि उसने क्वालिटी को इंक्रीज़ कर दिया है, तो डेफिनेटली आप प्राइस भी ज़्यादा पे करने के लिए रेडी हो जाओगे, बशर्ते कि उसकी क्वालिटी में चेंज हुआ है, उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ हुई है। ऐसे अगर आपको लगता है किसी चीज़ की क्वालिटी डिक्रीज़ हो गई है तो उल्टा हो जाएगा। क्वालिटी डिक्रीज़ होने पर डेफिनेटली आप कम प्राइस पे करना पसंद करोगे, उसकी डिमांड भी कम कर दोगे। उसके बाद आते हैं फैशनेबल गुड्स। फैशनेबल गुड्स का वैल्यू तभी है जब वो फैशनेबल हैं। जो अगर वो फैशनेबल गुड्स हैं तो डेफिनेटली यू विल पे मोर फॉर देम, ठीक है, क्योंकि आपने दिखाना है कि ये फैशनेबल प्रोडक्ट, और फैशनेबल प्रोडक्ट के प्राइसेस, इनिशियल प्राइसेस हमेशा उसके ज़्यादा होते हैं, तो उसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। लास्ट बट द नॉट लीस्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस। कई बार क्या होते हैं, आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे आपने सभी ने देखा है कोविड-19 के टाइम में, ऑक्सीजन के प्राइसेस में, इवन कई बार एग्ज़ाम्स होते हैं, आप पेन भूल जाते हैं या कुछ सामान भूल जाते हैं, या फिर आपका कहीं पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो वहाँ पे आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, मास्क, एनीथिंग जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आप ज़्यादा प्राइस पे भी डिमांड करोगे। तो कुछ आपकी सिचुएशन होती हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होती है। तो इस तरह से ये आपके मोटे मोटे 8 मैंने एक्सेप्शंस करा दिए हैं लॉ ऑफ डिमांड के। तो आपका लॉ ऑफ डिमांड है वो कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ डिमांड क्या है, दूसरा उसकी फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तीसरा अजम्पशंस कौन सी होती है, और चौथा है आपका एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। सो नाउ योर topic, that is law of demand, is complete, and thank you.